2025 अपने अंतिम पड़ाव पर खड़ा है। 2026 में बीजेपी के सामने असम और पुडुचेरी में अपनी सरकार बनाने की चुनौती रहेगी। 2026 में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन अब तक बहुत उर्वर नहीं रही है, लेकिन पार्टी इन राज्यों में भी अपनी दखल बढ़ाने की लगातार कोशिश भी कर रही है। हाल ही में संपन्न हुए केरल निकाय चुनावों के बाद पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बंगाल में बीजेपी नेता इस बात के लिए बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं कि इस बार वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटाकर अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर द्वारा गढ़ित ये नारा पूरे बिहार में न सिर्फ गूंजा बल्कि महागठबंधन को प्रचंड बहुमत दिलाने में कारगर साबित हुआ। एक दशक बाद राजधानी पटना की सड़कों पर लगे जेडीयू के होर्डिंग में अब नया नारा चस्पा किया गया है, जिसका मजमून है बिहार में विकास के बयार बा, 2025 में फिर से नीतीश सरकार बा। कोई माने या ना माने, यहाँ तक कि विपक्षी दल भी, लेकिन बिहार में वाकई सुशासन बाबू का ही भौकाल है। तभी तो साल 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बिहार की जनता ने छप्पर पाड़ बहुमत देकर न सिर्फ विजयी बनाया बल्कि नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनने का मौका दिया, जो एक बिहार की सियासत में मील का पत्थर साबित हुआ। तभी तो देश के प्रधान सेवक ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में न सिर्फ बिहार की पहचान बन चुकी गमछा को खुशी से लहराया बल्कि आत्मीयता के साथ ठेठ बिहारी अंदाज में अपनी खुशी कुछ यूं व्यक्त की। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। तो दूसरी तरफ जेडीयू सुप्रीमो और एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली, वो भी ऐतिहासिक गांधी मैदान में। जीत ऐतिहासिक थी तो शपथ ग्रहण भी ऐसा हुआ जो तारीख में दर्ज हो गया। पीएम मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम डबल इंजन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। एक तरफ नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली तो दूसरी ओर सम्राट चौधरी सहित विजय सिन्हा ने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एनडीए की ऐतिहासिक जीत। बिहार की 18वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। विधानसभा की कुल 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटों पर परचम फहराया। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का वोट शेयर रहा 46.5%। वहीं चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपना खाता भी नहीं खोल पाई। पार्टी को महज 3.3% वोट मिले। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और 3 वामपंथी दलों वाली महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट गई। महागठबंधन का वोट शेयर रहा 37.6% यानी एनडीए से 8.9% कम। बात करें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तो 2020 की भांति 2025 में भी सीमांचल की 5 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा।
AIMIM का वोट शेयर रहा 1.85%, जो कि नोटा को मिले 1.81% वोट से महज 0.4% ज्यादा रहा। बावजूद इसके 5 सीटें हासिल कर ली। वहीं मायावती की पार्टी BSP ने 2020 के माफिक 2025 में भी यूपी से सटे इलाके कैमूर में 1 सीट जीत ली। वहीं 89 सीटें जीतकर बीजेपी पहली बार सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, जबकि जेडीयू को 85 सीटों पर जीत मिली। वहीं आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई, तो वाम दलों को महज 4 सीटों पर ही सफलता मिली। बिहार में 2025 के चुनावी रण में कई सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा था और जीत का मार्जिन भी बेहद कम था। कम से कम 62 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत का मार्जिन 5% या उससे कम था। एनडीए के खाते में आई 40 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन काफी कम था। वहीं महागठबंधन को बेहद कम फर्क से 21 सीटों पर जीत मिली। बात करें पार्टियों की तो आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिला। आरजेडी का वोट शेयर रहा 23%, जो कि साल 2020 के ही बराबर था, लेकिन ये आंकड़ा सीटों में तब्दील नहीं हो सका। 2020 में 75 सीटें जीतने वाली आरजेडी साल 2025 के चुनावी रण में महज 25 सीटें ही जीत पाई, यानी 50 सीट हार गई, जबकि नेतृत्व दोनों बार तेजस्वी के हाथों में ही था। 2020 में भी तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा थे और 2025 में भी तेजस्वी ही चेहरा रहे। आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन लालटेन की लौ सिर्फ 25 सीटों पर ही जल पाई। पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा 17.5%, जो कि साल 2010 के नतीजे की तरह था, जब लालू की अगुवाई में आरजेडी ने 22 सीटें अपनी नाम की थी। कि बिहार में जैसे एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत हुई है, ये बहुत बड़ा, तो इसका प्रभाव मुझको लगता है बंगाल में भी कहीं न कहीं इस पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि ये निकट का राज्य है। वहाँ पर भी बिहार के बहुत लोग रहते हैं और वो भी रहते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से बंगाल में भी इसका असर तो जरूर देखने को मिलेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो आरजेडी के हाथों से 2020 में जीती सीटों में से 57 सीटें फिसल गई। केवल 16 सीटों पर ही पार्टी अपना कब्जा बरकरार रख पाई। जो सीटें आरजेडी के हाथों से निकली, उनमें से 31 सीटें जेडीयू के खाते में गई। तीर ने लालटेन को भेद दिया, जबकि 10-10 सीटों को बीजेपी और चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपीआर ने अपने नाम कर लिया। जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने 4 सीटों पर कब्जा किया, तो 1 सीट पर मांझी की पार्टी HAM यानी हम और 1 सीट पर मायावती की पार्टी BSP ने अपने नाम कर लिया। करारी हार से आरजेडी फिलहाल उबर नहीं पाई है। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र यानी शीतकालीन सत्र खत्म होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परिवार संग छुट्टियां मनाने विदेश चले गए, जिसे लेकर बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार प्रवास के दौरान महागठबंधन के दोनों युवराज यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों ही पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, जो आरजेडी को नागवार गुजरा। लिहाजा नितिन नबीन के वार पर त्वरित प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम पॉलिटिशियन है राहुल तेजस्वी। कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी जी को तो पूरा देश और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। तो श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता की बातों को कहा है कि अगले पीएम श्री राहुल गांधी जी ही होंगे, बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। यही बात श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है। जनता के दिलों को जीता है राहुल गांधी जी ने, और विपक्ष के नेता के रूप में अपने तेवर से विरोधियों के एनडीए के पसीने को छुड़ाए हुए हैं। तो क्या बिहार की जनता ने तेजस्वी के नेतृत्व को नकार दिया?
साल 2020 में अपने दम पर महागठबंधन की झोली में 110 सीटें डालने वाले तेजस्वी आखिरकार कहां-कहां पिछड़ गए। एक नजर 2020 और 2025 के तुलनात्मक अध्ययन पर। आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भोजपुर, सारण, तिरहुत और मगध इलाके में। बात करें मगध की तो 2020 में 15 सीटें जीती, वहीं 2025 में मात्र 6 सीटें ही जीत पाई। कभी लालू का गढ़ रहे सारण जिले में आरजेडी ने साल 2020 में 14 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन 2025 में मात्र 5 सीटों पर ही लालटेन की लौ जली। भोजपुर में आरजेडी ने 2020 में 11 सीटें हासिल की थी, वहीं 2025 में मात्र 1 सीट पर सिमट गई। अब बात तिरहुत की करते हैं, जहां 2020 में 10 सीटों पर परचम लहराया तो 2025 में सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। साल 2020 में मध्य बिहार की 7 सीटों पर लालटेन की लौ जली थी, जो 2025 में बुझकर 2 रह गई। वहीं मिथिलांचल में आरजेडी ने 2020 में 7 सीटें हासिल की थी तो 2025 में 4 हार गई और 3 सीट ही जीत पाई। ललन सिंह के गढ़ मुंगेर में 2020 में 5 सीटें जीतने वाली आरजेडी 2025 में 3 सीटों पर सिमट गई। कोशी इलाके में पार्टी को 2020 में 3 सीटें मिली थी तो 2025 में सिर्फ 2 सीटें मिली। वहीं अंग प्रदेश यानी भागलपुर, बांका में आरजेडी को 2020 में 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2025 में खाता भी नहीं खुला। तो दूसरी तरफ सीमांचल में पार्टी को 2020 में 1 सीट मिली थी, वहीं 2025 में वो भी छिन गई। लाइव टाइम्स के लिए पटना से सदन सिंह और दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बदलते बिहार में चुनाव परिणाम भी बदलता दिखाई दिया, साथ ही दिखाई दिया शासन प्रशासन का नया मॉडल। जी हां, 25 साल में पहली बार प्रदेश को नया गृह मंत्री मिला और मिला प्रदेश की आधी आबादी को रोजगार के लिए डबल इंजन सरकार से शानदार तोहफा। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को सीएम महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए सीधे खाते में भेजे गए, तो मतदाता शुद्धिकरण ने भी सारे देश का ध्यान खींचा। राहुल तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली तो नतीजा रहा शून्य। साल खत्म होते होते योगी मॉडल की बिहार में धमक दिखाई देने लगी। ये है बदलते बिहार की वो बदलती तस्वीर जो खुद अपनी कहानी बयां कर रही है, या यूं कहे कि सुशासन बाबू के बिहार में योगी मॉडल की धमक सुनाई और दिखाई देने लगी है, जिसे आम जनमानस में सम्राट मॉडल के रूप में पहचान मिलने लगी है। सम्राट के बुलडोजर एक्शन से जहां भू माफिया समेत अतिक्रमणकारियों में दहशत का माहौल है, वहीं आम लोग सहित खास लोग भी गृह मंत्री सम्राट चौधरी की कार्यशैली से खुश हैं या यूं कहें कि कायल हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी उनमें से एक हैं। साल 2025 में डबल इंजन सरकार की वापसी के साथ ही वो हो रहा है जो पिछले 25 वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार गृह विभाग बीजेपी को सौंप दिया। बीजेपी की चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्राट चौधरी को गृह विभाग का जिम्मा सौंपा। गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने योगी मॉडल को अपनाया। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन बुलडोजर और ऑपरेशन लंगड़ा। गृह मंत्री से हरी झंडी मिलते ही पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। बेगूसराय में एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीतामढ़ी में हाफ एनकाउंटर के बाद कुख्यात अपराधी शांतनु कुमार को दबोच लिया गया। पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा में हुआ हाफ एनकाउंटर। 9 बड़े अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। पटना का कुख्यात अपराधी विजय सहनी, यूपी का गैंगस्टर दिव्यांशु उर्फ अंशु, फुलवारी शरीफ का बदमाश रोशन, चंदन मिश्रा हत्याकांड के शूटर बलवंत और रवि रंजन, पटना का कुख्यात अपराधी राजा, दानापुर का 25,000 का इनामी विवेक कुमार, जितेंद्र हत्याकांड से जुड़ा ईशु कुमार उर्फ रीशु, विक्रम के निसरपुरा गांव का बदमाश विशाल और मनेर के सुअर मरवा गांव का शूटर सोनू कुमार। ऑपरेशन लंगड़ा की सफलता से खुश गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अंदाज में 2 टूक कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें।
नहीं तो 3 महीने के अंदर उनका सफाया होना तय है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। चोरी छुपे कुछ लोग अपराधी लोग घूमते हैं। अब तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। मेरे पास अब एक ही काम है साथी, पार्टी का काम तो करता हूं, कुछ कचरा साफ भी हो रहा है और कुछ लोग भाग भी गया। भागना शुरू किया है कि नहीं है? और जो नहीं भागा है अगले 3 महीने में पक्का भगा दूंगा। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन बुलडोजर और ऑपरेशन लंगड़ा का बिहार में विरोध नहीं हो रहा है। विपक्षी दल जमकर विरोध कर रहे हैं और यहां तक कि बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी सधे अंदाज में गृह मंत्री सम्राट चौधरी को हिदायत दी या यूं कहें सलाह दी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अपराध के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हुई है। आंकड़ों की जादूगरी से अपराधियों के ग्राफ को कमतर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में जिस तरह से लोगों के बीच भय का माहौल है, लोगों के बीच अपराधियों का खौफ दिख रहा है, सबसे अफसोसजनक बात यह है कि अपराधी अपराध करके निकल जा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। सरकार और मंत्री बनने के साथ बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसके जरिए वो पूरे बिहार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, गरीबों को, महिलाओं को, कि अब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। आप अगर साधारण तरीके से भी देखिएगा तो पुलिस का 2 काम होता है। एक अपराध का अनुसंधान करना और दूसरा जो विधि व्यवस्था होती है, जैसे क्राउड कंट्रोल, राइट कंट्रोल, तो उसका संधारण करना। वहीं सुशासन बाबू भी एक्टिव मोड में हैं। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद धड़ाधड़ विकास कार्यों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। सुधा डेयरी सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया तो भूमि सुधार मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी भू माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक भी भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही रसूखदार क्यों न हो। वहीं बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने भी कहा कि भू माफिया या शराब माफिया की अब खैर नहीं है। हर थाने के लोग ईमानदारी से निर्वाहन करें। नई सरकार में नई पहल, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो या शराब माफिया हो, माफिया से मुक्ति में गृह विभाग की बड़ी भूमिका होनी चाहिए और जनता के बीच संदेश जानी चाहिए। ऐसे भी मैं बकसने वाला नहीं हूं। आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो विगत वर्षों की अपेक्षा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, अवैध शस्त्रों की जब्ती हो, करीब 29,000, लगभग 28,000 समथिंग गोलियों की बरामदगी हुई है। तो ये सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा हर शीर्ष में कमी आई है। आखिर में वो बात जो 2025 में बिहार के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, मतदाता शुद्धिकरण यानी कि SIR, जिसे महागठबंधन ने चुनावी मुद्दा बनाया। राहुल तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वहीं सुशासन बाबू ने प्रदेश की आधी आबादी पर जो दांव चला वो ऐसा असरकारक रहा कि 2010 के बाद NDA पहली बार 200 सीट का आंकड़ा पार कर गई। जीविका समूह से जुड़ी करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को नीतीश सरकार ने सीधे उनके खाते में 10,000 रुपए भेज दिए, जो गेम चेंजर साबित हुई और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है को चरितार्थ कर दिया। पटना से लाइव टाइम्स के लिए सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में भौकाल मचाने के बाद बीजेपी ने मिशन बंगाल फतह करने की तैयारी शुरू कर दी है। कभी नीतीश सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष
नितिन नवीन की अगुवाई में टीम नितिन नवीन जी जान से जुट गई है ताकि ममता दीदी के गढ़ को हर हाल में ध्वस्त कर भगवा का परचम फहरा सके। वहीं मतदाता शुद्धिकरण के बहाने ममता दीदी ने भी चुनाव आयोग सहित बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो दीदी के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने टीएमसी से इतर अपनी पार्टी बना ली है, जिसका नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी। जाहिर है बैटल ऑफ बंगाल की कहानी काफी दिलचस्प हो गई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। यूं तो बैटल ऑफ बंगाल की चुनावी जंग 2026 में होगी, लेकिन चुनावी रण की नींव बिहार चुनाव के बाद ही रख दी गई। लोकतंत्र की जननी बिहार में एनडीए को छप्पर फाड़ बहुमत मिला। मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया। प्रचंड जीत की धमक दिल्ली से लेकर बंगाल तक सुनाई दी। जीत से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न के दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी और कहा कि बिहार से बहने वाली मां गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र से मिलती है। ठीक इसी तरह बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत ने बंगाल के लिए भी रास्ता खोल दिया है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। वहीं 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी भी मां माटी मानुष का नारा देकर टीएमसी के पक्ष में सियासी फिजा बनाने में जुटी हुई है। बहाना मिला मतदाता शुद्धिकरण यानी कि एसआईआर। बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में मतदाता शुद्धिकरण का ऐलान किया। फिर क्या था, ममता बनर्जी को मौका मिल गया। चतुर राजनीतिज्ञ ममता दीदी भाप गई कि बीजेपी एसआईआर के जरिए उनकी सत्ता को हिला सकती है या यूं कहें कि उखाड़ सकती है, क्योंकि विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद बिहार में न सिर्फ एसआईआर परवान चढ़ा बल्कि मतदाताओं ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नतीजतन नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए 243 में से 202 सीट जीत गई और कथाकथित वोट चोरी के आरोप को सिरे से नकार दिया और तेजस्वी के नेतृत्व वाली महागठबंधन मात्र 35 सीटों तक सिमट गई। एसआईआर में 65 लाख मतदाताओं के नाम भी कट गए। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी लाखों की संख्या में मतदाताओं के नाम कटेंगे, जिसके संकेत चुनाव आयोग ने पहले ही दे दिए हैं। तो वहीं बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र दिया। भाजपा का वॉच टावर बहुत मजबूत है। अगर आप कमिटमेंट के साथ बूथ में भी काम करेंगे, मंडल में भी काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी आपको ऊंचाई पर लेके जाएगी। उसके लिए आपको किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बस जनता और कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहिए। ममता बनर्जी को डर है कि एसआईआर के बहाने मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे जो उनके कोर वोटर्स हैं। लिहाजा ममता ने सड़क से संसद तक चुनाव आयोग सहित बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, कोलकाता सहित अन्य जिलों में पैदल मार्च भी किया और मतदाता शुद्धिकरण के खिलाफ रैलियां भी की।
रैली के दौरान महिलाओं को भड़काने की कोशिश भी की और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भी भरी। दुर्योगेर वार्ता, दुरभिसंधि, एक चोखे तार दुर्योधन और एक चोखे तार दुঃशासन। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। ইলেকশন যেখানে হচ্ছে, যেখানে বিরোধী দল আছে, সেখানে এসআইআর করছে 2 মাসের মধ্যে। আসামে কেন হবে না এসআইআর? কেন আসামে হবে না? বিজেপির রাজ্য বলে আর এসআইআর এর নাম করে মা বোনদের অধিকার কাড়বে। তারপরে নির্বাচনে দিল্লির পুলিশ নিয়ে এসে মা বোনদের ভয় দেখাবে। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো? साल के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत को अचानक ही न सिर्फ गरमा दिया बल्कि हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की भी नींव रख दी। हुआ यूं कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में उस बाबरी मस्जिद के प्रतिकृति की नींव रखेंगे जो इतिहास बन चुका है। फिर क्या था, हिंदू संगठनों ने भी कोलकाता में गीता पाठ करने का ऐलान कर दिया। एक तरफ टीएमसी ने बागी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित किया तो दूसरी तरफ कबीर ने धूमधाम से बाबरी मस्जिद निर्माण की नींव रख दी। भला हिंदू संगठन कहां पीछे रहने वाला था? चर्चित हिंदू संत महात्माओं की अगुवाई में राजधानी कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन हुआ। इस बीच हुमायूं कबीर ने टीएमसी से इतर अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम रखा जनता यूनियन पार्टी। पार्टी का ऐलान करते ही कबीर ने ममता बनर्जी को लेकर भविष्यवाणी कर दी कि 2027 में टीएमसी की सरकार नहीं बनेगी। पश्चिम बंगाल में कुल सीटों की संख्या है 294, बहुमत के लिए चाहिए 148। ममता बनर्जी की टीएमसी के पास विधायकों की संख्या है 223, तो वहीं बीजेपी विधायकों की संख्या है 65। जाहिर है बीजेपी को 2026 में सत्ता चाहिए तो कम से कम 2021 के मुकाबले 83 सीटें और जीतनी पड़ेंगी, जो आसान नहीं है। वोटों का बंटवारा हुआ या यूं कहें कि हुमायूं कबीर का दांव चला तो लाभ बीजेपी को होगा और नुकसान ममता का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% से अधिक है। देखिए, बंगाल के मतदाताओं पे कितना असर पड़ेगा वो महत्वपूर्ण है। देखिए, वैसे भी बीजेपी पिछले 5 साल में आप कह सकते हैं कि इस चुनाव से पहले के चुनाव के दौरान उनको 2 सीटों से वो बढ़ के लगभग 75-80 पे आ गए, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। उस लिहाज से अगर कहें तो अगर माना जा रहा है, ये संकेत हैं कि और उनको लग भी रहा है कि हम इस बार सरकार में आएंगे। जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल के लोगों की बात है, तो कहीं ना कहीं से परिवर्तन की बात तो लोग कहते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी होता है तो उसका नुकसान हो सकता है ममता बनर्जी की पार्टी को हो। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की कुल आबादी है 9.5 करोड़, वहीं मुस्लिम आबादी है 2.5 करोड़। विधानसभा की 100 से 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है जो प्रत्याशियों की हार जीत को तय करता है। कबीर ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कबीर और ओवैसी की जोड़ी 10% मुसलमान वोट पाने में सफल रहे तो ममता का खेल बिगड़ना तय है और बिहार की तरह बंगाल में भी बीजेपी का विजय पताका लहरा सकता है। लाइफ टाइम्स के लिए पटना से सदन और दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।